Hello everybody, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes। आज हम क्या पढ़ने जा रहे बेटा? हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली जो ऑलरेडी डिवाइडेड थी, जो डिफरेंट पावर्स के कंट्रोल में थी, वो उनको यूनिफाइड करने का काम लिबरल नेशनलिस्ट ने ले लिया था। और तो इनको कैसे यूनिफाइड किया गया था और कब यूनिफाइड किया गया था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप इस चैप्टर को समझने के लिए उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, तभी आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। ये कह रहे हैं कि क्या कोई आर्मी किसी देश की निर्माणकर्ता हो सकती है, क्या उसकी आर्किटेक्ट हो सकती है। और जो जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ था वो 1876 से 1871 के बीच में हुआ था। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 तक रिवॉल्यूशन होते रहे थे। हमने पढ़ा था कि 1830 से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए थे और 1848 तक लगातार रिवॉल्यूशन होते जा रहे थे यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप में नेशनलिज्म के साथ साथ वहाँ पर डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। वो मतलब 1848 में ये मानो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने चरमोशिखर पर आ गई थी। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। नेशनल सेंटिमेंट, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इट मीन्स जो देशभक्ति की भावनाएं थी उनको यूज़ किया गया, उन्हीं नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज़ किया गया बाय द कंजर्वेटिव्स। उन रूढ़िवादी लोगों ने यूज़ किया जो पुराना सिस्टम लागू करना चाहते थे फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर, वो अपनी स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए और अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए। यानी कि कंजर्वेटिव्स ने इन्हीं नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज़ करके अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया और अपने स्टेट पॉलिटिकल डोमिनेशन को बढ़ाया था। ये जो प्रोसेसिंग है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो नेशनलिज्म है यूरोप से वो चली गई थी डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के साथ साथ, वही बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन में। ये दो ऐसे स्टेट्स थी जो नेशन स्टेट बनी थी, जर्मनी और इटली। सबसे पहले तो फ्रांस बना था। फ्रांस का पूरा हमने टॉपिक पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद 1789 में कुछ चेंजेस आए थे और वो क्या क्या चेंजेस हुए थे वो चेंजेस हमने सारे डिस्कस किए थे। कह रहे हैं कि भाई जैसा कि आपको पता है, एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। नेशनलिस्ट फीलिंग तो सभी मिडिल क्लास जर्मन लोगों में फैल चुकी थी, सब में देशभक्ति की भावना आ चुकी थी। हर कोई चाहता था कि देश में डेमोक्रेसी लागू हो जाए और देश यूनिफाइड हो जाए, देश में एकीकरण हो जाए। ये सभी जर्मन वासी चाहते थे और उन्होंने 1848 में कोशिश की थी कि भाई जो जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन बना हुआ था, उसको एक बना दिया जाए, उसको नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए और उसकी कौन सी सरकार बने, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बने, इलेक्टेड पार्लियामेंट की बनी हुई सरकार हो, ऐसा नेशन स्टेट बने जर्मनी। ये किसने, ये वहाँ के मिडिल क्लास जर्मन ने फील किया था और उन्होंने 1848 से ही कोशिश कर दी थी कि भाई उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। लिबरल इनिशिएटिव्स टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of the monarchy, the military and supported by large land owners of Persia। अब हम बात कर रहे हैं जर्मनी की कि जर्मनी के अंदर क्या हुआ था। जो लिबरल इनिशिएटिव्स, लिबरल मतलब जितने भी नेशनलिस्ट पर्सन थे, जो उदारवादी लोग थे, उनके संघर्षों को दबा दिया गया था। उन्होंने जो चाहे कहीं पे हड़ताल की, चाहे किसी पर धरना दिया, उनके जितने भी उन्होंने कोशिशें की, सारी कोशिशों को रिप्रेस कर दिया गया था। और दबाने वाले कौन थे, वो थे एक तो राजा और इस राजा के साथ मिलिट्री, मोनार्क और मिलिट्री की कंबाइंड फोर्सेस। उन्होंने इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, इनके संघर्ष को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथ ही साथ
मोनार्की और मिलिट्री को सपोर्ट मिला था वहाँ के बड़े बड़े ज़मींदारों का, जिन ज़मींदारों को जुमकर कहा जाता था। कहाँ के ज़मींदार? पर्शिया के ज़मींदार, मिलिट्री और मोनार्की, इन तीनों ने मिलके इन लिबरल्स को दबा दिया था। लिबरल जो आंदोलनकारी थे उनको दबा दिया था। फिर आगे बताया गया है कि पर्शिया को सारी लीडरशिप दे दी गई थी नेशनल यूनिफिकेशन की। द पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। कहते हैं जर्मनी को एकीकरण करने के लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए पर्शिया ने सारी जिम्मेवारी ली थी और पर्शिया ने ही लीडरशिप निभाई थी। इसका चीफ मिनिस्टर था पर्शिया का, क्या था? ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क ही ने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। कहने का मतलब ये है कि पर्शिया के सिर्फ जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने तो राजा का और मिलिट्री का साथ दिया था, लेकिन पर्शिया की जो आर्मी और पर्शिया की ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स, उन सब ने ओटो वन बिस्मार्क का साथ दिया था। ओटो वन बिस्मार्क ये पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था। तो इस ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। 3 बार हुए 7 साल के बीच में, 3 बार किस किस के साथ हुए थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ युद्ध हुए थे और अंत में पर्शिया जीत गया था और जर्मनी की जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो गई थी। और जनवरी 1871 में पर्शिया का राजा विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट को वहाँ जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था। और कौन सी जगह पर किया गया था? वो किया गया था वहाँ पर वर्सेलिस का महल था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस। पैलेस ऑफ वर्सेलिस में उनको जो है राजा डिक्लेयर कर दिया गया था। किसको? केसर विलियम फर्स्ट को। केसर विलियम फर्स्ट जो पहले पर्शिया का राजा था। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ बेटा। जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, जर्मनी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और फिर इसको यूनिफाइड करने का काम जो है वो पर्शिया ने किया था। और साथ ही साथ जितने भी नेशनलिस्ट पर्सन थे उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। मिलिट्री, मोनार्की और लैंड ओनर ने मिलके उनको दबा दिया था। लेकिन पर्शिया में कुछ लोग और भी थे जिन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन की जिम्मेवारी ली। वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। उसने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का सहारा लिया। 7 सालों में 3 युद्ध लड़े और आखिर में पर्शिया जीत गया था। उसने यूनिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा कर दिया था। क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि भाई जस्टिफाई द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स अभी हमने क्लियर किए हैं। तो आगे क्या प्रोसेस हुई कि जब उनको केसर विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वही जर्मनी का एम्परर बनेगा। आगे हुआ कि बिटरली कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी का महीना, और वो भी यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ठंड थी। 1871 की बात है ये। वहाँ पर एक सभा बुलाई गई, एक असेंबली बुलाई गई। कहाँ? उसमें वर्सेलिस के महल में। और वो कह रहे हैं कि भाई जर्मन स्टेट्स के सारे राजकुमार, सारे प्रिंस उसमें शामिल हो गए थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो सारे उसमें आ गए, जो लीडर्स थे। इम्पॉर्टेंट पर्सन मिनिस्टर इसमें शामिल हो गए थे और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क तो होना ही था। क्यों? क्योंकि लीडरशिप तो उन्होंने ही निभाई थी। वो सारे वहाँ हॉल ऑफ मिरर जो वर्सेलिस में था, वर्सेलिस के महल को दर्पण महल कहा जाता था, हॉल ऑफ मिरर, वो उस महल में सभी इकट्ठे हो गए थे। और वहाँ पर केसर विलियम फर्स्ट जो पर्शिया का राजा था उसी को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था। तो इस तरीके से जर्मनी यूनिफिकेशन हुई और जर्मनी के अंदर जो है इसकी जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी में केसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का एम्परर घोषित कर दिया गया था। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी एंड डेमोस्ट्रेट द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। तो जर्मनी में जो नेशन बिल्डिंग हुई और जो इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डोमिनेंस दिखाई दे रहा? पर्शिया का दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि पर्शिया ने ही जर्मनी को यूनिफाइड किया था। तो अपनी पावर कौन चलाएगा? पर्शिया ही चलाएगा। नया स्टेट बन गया था। नया स्टेट बनने पर उसने क्या किया? वहाँ पर मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी को मॉडर्नाइज करना।
बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में मॉडर्नाइज किया गया। कि सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया गया था, सबसे ज़्यादा किस पे जोर डाला गया था, वो करेंसी की मॉडर्नाइजेशन पर, बैंक सिस्टम पर, लीगल कानून का आधुनिक तरीके से तैयार करना, और जुडिशियल सिस्टम और जो न्यायिक व्यवस्था है उसको भी मॉडर्न तरीके से तैयार करना। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया था। जर्मनी की यूनिफिकेशन होने के बाद जो पर्शियन तौर तरीके थे वो सारे जर्मनी के अंदर लागू कर दिए गए थे। इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि जर्मनी में पर्शिया का ज़्यादा डोमिनेशन हो गया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी को यूनिफाइड करवाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो पर्शिया का था। और पर्शिया के चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क, और जिसने पर्शिया के राजा केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया था। अभी यहाँ पे ये महल की पिक्चर दिखा रखी है, जिस महल का हमने बताया था हॉल ऑफ मिरर। तो ये हॉल ऑफ मिरर है, यहाँ ये वर्सेलिस में सेटअप है और वहाँ उनकी मीटिंग हुई थी, उनकी असेंबली हुई थी। जर्मनी यूनिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इटली यूनिफिकेशन। इटली वाज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। हाउ इट वाज यूनिफाइड बाय द nationalist person. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Fragmentation क्या होता है? विखंडन, टुकड़ों में बटा हुआ। जैसे जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था, ऐसे इटली भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन था, राजनीतिक टुकड़े हो चुके थे उसके, अलग अलग देशों ने उस पर कंट्रोल किया हुआ था। इटालियंस बटे हुए थे, बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड थे इन द सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। यानी कि हब्सबर्ग एम्पायर का भी उसके ऊपर कब्जा था। यानी कि कुछ तो डायनेस्टिक स्टेट्स का था, कुछ तो साम्राज्य या राजाओं ने कब्जा कर रखा था, और कुछ हब्सबर्ग एम्पायर ने इटली के हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1850 के आसपास, उस टाइम पे यह इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से एक हिस्सा सार्डिनिया पिडमंट के हाथ में था। सार्डिनिया पिडमंट का जो हिस्सा था वो वहीं के राजकुमार, इटली का राजकुमार था और उसके हाथों में था, इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। कौन सा हिस्सा? सार्डिनिया पिडमंट का हिस्सा था। जो इटली का नॉर्दर्न पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के कंट्रोल में था। इस इटली का सेंट्रल पार्ट पॉप होता है, हेड ऑफ द चर्च के हेड को पॉप कहा जाता है, और उसके कंट्रोल में था। साउदर्न एरिया वो बुर्बो डायनेस्टी के या बुर्बो किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। तो 3 हिस्सों का तो मैंने बता ही दिया आपको। एक हिस्सा जो था वो सार्डिनिया पिडमंट का हिस्सा वो इटली के राजकुमारों के हाथ में था। तो 4 का जिक्र किया हुआ है, बाकी वैसे 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बाकी का यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. यहाँ तक कि इटली भाषा को भी यहाँ पर रिकॉग्निशन नहीं था, और अलग अलग क्षेत्रीय और अलग अलग वेरिएशंस की भाषा यहाँ पर बोली जाती थी। बोलने को तो इटली भाषा का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब टाइम आ गया 1830s का। 1830s में क्या था? जुत्सेपे मेसनी, जिसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्टार्टिंग में किया था शॉर्ट नोट ऑन जुत्सेपे मेसनी। ये एक ऐसे थे, इन्होंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था कि इटली को यूनिफाइड किया जाए, और ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था जुत्सेपे मेसनी ने। जुत्सेपे मेसनी खुद इटली का था, और उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली। और यंग इटली उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहले सीक्रेट सोसाइटी में शामिल होने के कारण ही 24 साल के थे जब इनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने ये जो यंग इटली बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी, ये इसलिए बनाई थी ताकि उसके जो उद्देश्य है वह उनको डिसेमिनेट कर सके, उनका प्रसार, उनका फैलाव कर सके। वो क्या चाहता था? वो डेमोक्रेसी सेटअप करवाना चाहता था, इटली को यूनिफाइड करवाना चाहता था। लेकिन उन्होंने क्या हुआ? द फेलर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बॉथ इन 1831 1848, दोनों बार फेल रहा। 2 बार उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी और 2 बार उसने रिवोल्यूशन किया था, लेकिन दोनों बार जो अपराइजिंग उसने किया था उसमें वो फेल रहा। उस रिवोल्यूशन को वहाँ की सरकार ने दबा दिया था, उसको कुचल दिया था।
उनके इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जब इनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई तो सारा का सारा फोकस किस पे जा रहा था, वो सार्डिनिया पिडमंट पे। क्यों? क्योंकि सार्डिनिया पिडमंट एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर विक्टर एमनुएल सेकंड का रूल था। विक्टर एमनुएल सेकंड वो राजा था, वो इटली के ही राजा थे और उन्होंने उस हिस्से पर ही सिर्फ उनका कंट्रोल था। सिर्फ इनके ऊपर आ गया था अब सारी जिम्मेवारी कि अगर इटली को कंट्रोल करना है, इटली को यूनिफाइड करना है, तो वो कौन कर पाएगा? सिर्फ और सिर्फ सार्डिनिया पिडमंट के राजा। In the eyes of ruling elite of the region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. कहते हैं कि यही वो हिस्सा था, अगर ये यूनिफाइड इटली हुआ, अगर यूनिफाइड इटली होने के बाद ही लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की संभावनाएं हो पाएंगी, लोगों का पॉलिटिकल डोमिनेंस हो पाएगा, इटली के लोग अपने आप अपने सारे डिसीजंस ले पाएंगे और वहाँ इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहाँ पे यूनिफाइड इटली बनेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस की गई थी और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टर एमनुएल सेकंड पे आ गई थी, जो उस टाइम पे सार्डिनिया पिडमंट का राजा था। और सार्डिनिया पिडमंट ही एक ऐसा हिस्सा था जिस पर इटली के राजकुमारों का कंट्रोल था, बाकी तो दूसरे देशों ने कब्जा कर रखा था। अभी जो है जुत्सेपे मेज़नी की तो चल नहीं पाई, भले उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, लेकिन उसके बाद फिर क्या आते हैं, एक चीफ मिनिस्टर थे कावूर। तो कावूर ने क्या किया था, उन्होंने मूवमेंट को शुरू किया ताकि वो इटली को यूनिफाई कर सके। वो जो बंदा था, वो कावूर जो थे, जो चीफ मिनिस्टर कावूर, वो ना तो कोई रिवोल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट्स थे, ना ही तो आंदोलनकारी और ना ही कोई लोकतांत्रिक धारणा रखने वाले, ऐसे वो बंदे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे और भी वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर थे जिनका उनको साथ मिला था। ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। इटली भाषा की बजाय वह फ्रेंच भाषा को अच्छी तरीके से बोल पाता था। कौन? चीफ मिनिस्टर कावूर। मतलब ये देखो, जो जुत्सेपे मेज़नी ने जो शुरुआत की थी इटली यूनिफिकेशन की, उसी काम में, उसी प्रोसेस में चीफ मिनिस्टर कावूर का भी हाथ रहा था। फिर आगे इन्होंने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ एक गठजोड़ बना लिया अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करके, इंजीनियर्ड बाय कावूर। तो कावूर की ही ये बुद्धिमानी थी कि इसने फ्रांस के साथ अपने अच्छे संबंध बना लिए। सो सार्डिनिया पिडमंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। और जब फ्रांस का साथ मिल गया तो सार्डिनिया पिडमंट जो है वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में कामयाब हो पाया। जिस ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने नॉर्थ इटली पर कब्जा किया हुआ था, अब उनको हरा दिया गया था। इसके अलावा जो रेगुलर ट्रिप्स थी, जो सैनिक टुकड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा संख्या में थी और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर भी उसमें शामिल हो गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जुत्सेपे गैरिबाल्डी। अब ये थर्ड पर्सन आ गए हैं, ये थर्ड पर्सन का रोल है। ये सेकंड थे और फर्स्ट कौन थे? जुत्सेपे मेज़नी। एक और तीसरा बंदा आते हैं, वो है जुत्सेपे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने भी अपने साथ बहुत सारे स्वयं सेवकों को लेकर अपनी एक टुकड़ी बना ली, एक सैनिक टुकड़ी बनाई थी और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1860 में उन्होंने वो साउथ इटली की तरफ गए और उन्होंने टू सिसिली किंगडम, इटली और टू सिसिली किंगडम पे जीत हासिल करने में वो कामयाब हो पाए थे। उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से भगा दिया था। वे स्पेनिश रूलर जो बुर्बो किंग थे, जो स्पेन के बुर्बो किंग थे, जिन्होंने साउथ इटली पे कंट्रोल कर रखा था, अब उनको भी भगा दिया गया था। 1861 में विक्टर एमनुएल सेकंड ने यूनिफाइड इटली को प्रोक्लेम कर दिया, मतलब ये घोषित कर दिया कि इटली जो है वो एकीकृत हो चुकी थी। However, much of the Italian population among whom rates of the illiteracy was very high, ये कह रहे हैं कि भी इटली पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। उन लोगों को पता नहीं था, वो अनअवेयर थे कि क्या लिबरल नेशनलिस्ट फीलिंग होती है, क्या आइडियोलॉजी होती है, उनको पता ही नहीं था। आधे लोग ऐसे थे। ये कुछ लोगों का ही हाथ था जिनके कारण इटली में एकीकरण हो पाया था। एक जुत्सेपे मेज़नी, दूसरे चीफ मिनिस्टर कावूर और तीसरे जुत्सेपे गैरिबाल्डी। ये तीन लोगों का ज़्यादा हाथ रहा था। इन्होंने ही इटली को यूनिफाइड किया था। बाकी वहाँ की जनता अनपढ़ थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको पता नहीं था क्या होते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था।
द पीजेंट मासेज हु हैड स्पॉटेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली। तो पीजेंट थे, किसान लोग थे, उन्होंने गैरिबाल्डी को साउदर्न इटली में स्पॉट भी किया था। गैरिबाल्डी जब साउथ की तरफ गए हैं तो वहाँ पर किसानों ने उसका साथ दिया था। साथ तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कभी इटालिया शब्द ही नहीं सुना था। जो इटालियन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ साउथ इटली के किसानों ने कभी भी इस इटालिया शब्द को सुना ही नहीं था। उनका तो ये मानना था ला टालिया, कि ला टालिया शायद विक्टर एमनुअल की वाइफ का नाम था। वो विक्टर एमनुअल जो सार्डिनिया पिडमंट का राजा था, किसानों ने ये माना शायद उसकी वाइफ का नाम ला टालिया है। उनको इटालिया का कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पर ऐसे लिबरल नेशनलिस्ट फीलिंग चल रही थी और जहाँ पर यूनिफिकेशन की बात हो रही थी, वहाँ की प्रजा, वहाँ की जनता बिल्कुल अनअवेयर थी और उनको उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब यहाँ पे ये देखो, ये 7 पार्ट में डिवाइडेड था, बाद में इसको यूनिफाइड कर दिया गया था। 1870 में इसको यूनिफाइड किया गया था। ये इटली का मैप दिया हुआ है बेटा सारा, ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये देखो नीचे किंगडम ऑफ द सिसिली का है, यहाँ पर जीता था किसने? गैरिबाल्डी ने इस हिस्से को कंट्रोल किया था। और यहीं के वो किसान थे जिनको ये नहीं पता था इटालिया क्या होता है, उनको तो ला टालिया विक्टर एमनुअल की वाइफ को माना था। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए बेटा। वन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द जर्मनी यूनिफिकेशन, एंड सेकेंड डिस्कस अबाउट द इटली यूनिफिकेशन। दोनों ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक और आएगा, वो आएगा द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में भी तो यूनिफिकेशन हुआ था जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वो भी 4 देशों को मिला के ही बना था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटेन में कह रहे हैं कि ब्रिटेन भी एक नेशन स्टेट बना था। कुछ स्कॉलर्स ने ये आर्गुमेंट दिया था, ये कह दिया कि इसको ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया जाए। जब नेशन स्टेट बनी गया है तो इसको नेशन स्टेट ना रख के, इसको ब्रिटेन ना रख के, इसको ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया जाए। तो ब्रिटेन में भी फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन का बनना वो कोई एक सडन अपहेवल नहीं था, एकदम से नहीं हुआ था कि हुआ भाई किसी एक दिन जो है वो यूनिफिकेशन हो गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, बल्कि एक लॉन्ग हिस्ट्री थी ये। तो क्या बताया गया है? इट वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रान आउट प्रोसेस। ये एक लॉन्ग प्रोसेस थी जिससे यूनिफिकेशन हुआ था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था जो आगे के काम करे। तो उन वहाँ पर जो मेन आइडेंटिटी थी लोगों की वो क्या है कि वो अपने आप को अलग अलग मानते थे, अलग अलग एथनिक वंश से वो बिलोंग थे। वहाँ पर लोगों की अपनी पहचान अपने अपने एथनिक ग्रुप से थी। कोई अपने आप को इंग्लिश कह रहा था, कोई वेल्स, कोई स्कॉट, कोई आयरिश। आयरलैंड के आयरिश, स्कॉटलैंड के स्कॉट, वेल्स के वेल्स और वही ब्रिटेन के इंग्लिश। वे अपने आप को अलग अलग नाम उन्होंने दिया हुआ था। ये सारे जो भी एथनिक ग्रुप बने हुए थे उनका अपना कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, अपने अपने रीति रिवाज और अपने अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन। उनके राजनीतिक परंपराएं भी अलग थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रो इन द वेल्थ, इम्पॉर्टेंस एंड पावर, धीरे धीरे करके जो इंग्लिश नेशन थे, मतलब ब्रिटिश नेशन जो थे वो अपने पावर में, इम्पॉर्टेंस में और धन संपत्ति में वो उन्होंने ज़्यादा मतलब कमा लिया था, ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था और ज़्यादा पावर भी उनके हाथ में आ गई थी। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो इसने अपना पूरा प्रभाव आइलैंड के दूसरे देशों पर जमाना शुरू कर दिया। किसने? ब्रिटिश ने अपना पूरा कब्जा बाकी देशों पे, कौन कौन से देश मैंने आपको बताए? आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इन देशों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हो गया था। इंग्लिश पार्लियामेंट ने सारा कंट्रोल ले लिया था मोनार्की से, राजा को हटा के, और इंग्लिश पार्लियामेंट ने उस पर कब्जा कर लिया था। कब की बात है? 1688 में। एट द एंड ऑफ द प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड
एज इट्स सेंटर केम टू बी फर्स्ट। कहते हैं वहाँ पर नेशन स्टेट बनाने में सबसे ज़्यादा पावर इंग्लैंड के हाथों में आ गई थी। अब उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया। अब पार्लियामेंट तो बनी गई थी, तो एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया 1707 में। किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, दो देशों के बीच में एक समझौता हुआ, एक एक्ट हुआ, और दोनों देशों क्या बन गया? दोनों देशों को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। दो देशों को मिला के, अभी तो दो देश मिले हैं, बाद में दो और मिलेंगे इसके अंदर, फिर ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनेगा। कह रहे हैं इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड पे अपना पूरा इन्फ्लुएंस जमाने में, इम्पोज करने में एबल हो पाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट पर भी इंग्लिश मेंबर का ही कंट्रोल था, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट में भी ब्रिटिशर्स, वहाँ के स्कॉटलैंड पे भी ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था। तो इससे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन अगर बढ़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर बढ़ा था, तो वो अंग्रेज़ों का ही बढ़ा था। और ये शुरुआत से ही चालाक थे, इन्होंने अपने देश को नहीं छोड़ा, बाकी दूसरे देशों पर भी उन्होंने कब्जा ऐसे ही किया। इवन दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाके भी इन्होंने अपनी टैक्टफुल मैनर से ही सब पे कब्जा किया हुआ था। Growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. ये कह रहे हैं ब्रिटेन आइडेंटिटी, ब्रिटेन पहचान का बढ़ना, सीधी सी बात है कि स्कॉटलैंड की पहचान को ख़त्म करना, स्कॉटलैंड का कल्चर, स्कॉटलैंड के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे करके सप्रेस कर देना, ख़त्म कर देना। कैथोलिक ग्रुप था जो स्कॉटलैंड में रहते थे, उनको भी रिप्रेस किया गया, उनको भी दबाया कुचला गया था। वे वहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन स्कॉटलैंड के लोगों को भी, स्कॉटलैंड के कैथोलिक लोगों को भी की भी बात को नहीं सुना गया था। स्कॉटलैंड हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड एरिया पे रहते थे, जो पहाड़ी एरिया में रहते थे, उनको उनकी लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज थी, वो बोलने से मना कर दिया गया था, और उनकी नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को ज़बरदस्ती उनके होमलैंड से भगा दिया गया था। ये कहाँ से किया? ये स्कॉटलैंड से किया था। किसने किया था? ये ब्रिटेन ने किया था। तो ब्रिटेन ने अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए इवन अपने ही पड़ोसी देशों को नहीं छोड़ा था, लाइक स्कॉटलैंड। तो ये हो गया स्कॉटलैंड के साथ यूनिफिकेशन। अब हम बात करेंगे आयरलैंड की। जिस आयरलैंड को भी सेम वैसा ही फेट को सफ़र करना पड़ा था, सेम वैसा ही जैसा स्कॉटलैंड पे भी ब्रिटेन ने अपना कब्ज़ा पूरा कर दिया था, वैसे ही आयरलैंड पे भी ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल कर लिया था। इट वाज द कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड एक ऐसा देश था जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, जहाँ पर दो थिंकिंग थी, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ था, एक कैथोलिक्स को मानने वाले थे और दूसरे प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट कौन से? जो नई सोच के लोग थे ईसाई धर्म में, और कैथोलिक्स जो पुरानी सोच के लोग थे। The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. इंग्लिश ने, अंग्रेज़ों ने क्या प्रोटेस्टेंट का साथ दिया था, ताकि वो कैथोलिक कंट्री पे, कैथोलिक्स के ऊपर पूरा कब्जा कर सके। कौन? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट्स के जो लोग थे उनका साथ किसने दिया? अंग्रेज़ों ने साथ दिया था। तो कैथोलिक्स ने ब्रिटिश डोमिनेंस का रिवॉल्ट किया, उसका आंदोलन किया, उसका विरोध किया, लेकिन उनको दबा दिया गया। कैथोलिक जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और उनकी आवाज़ को सप्रेस, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। और इसमें इन कैथोलिक्स में कौन था? एक वॉल्फ टॉन था, और उसके साथ में कुछ और आयरिश मैन थे। इनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। यही थे वो जिन्होंने रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट? अंग्रेज़ों के और प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट कैथोलिक्स ने विरोध किया था, और उनका लीडर था वॉल्फ टॉन। लेकिन वो फेल रहा, वो जो है इनका पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाया। तो आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। कब की बात है? 1801 में ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया था। 1801 में इसको शामिल किया गया। इससे पहले 1798 में वॉल्फ टॉन ने इसका विरोध कर दिया था। वॉल्फ टॉन ने इसका विरोध किया था। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture
एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया था। अब नया ब्रिटिश नेशन बना तो वो इंग्लिश कल्चर को ही लागू कर रहा था, हर जगह पे अपना ही कल्चर लागू कर रहा था। तो मतलब कि ये देखो, स्कॉटलैंड में भी अंग्रेज़ों की मनमानी चली, इंग्लिश कल्चर चला, आयरलैंड में भी इंग्लिश कल्चर चला, और इस जो ब्रिटेन के सिंबल्स थे वही इन देशों में भी लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से थे वो सिंबल्स? ब्रिटिश फ्लैग, अंग्रेज़ों का जो झंडा, उसको यूनियन जैक कहा जाता था। नेशनल एंथम उनका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, वही आयरलैंड और स्कॉटलैंड में लगा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज को लागू कर दिया गया था, और इन देशों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमिनेशन था वो अंग्रेज़ों का ही था, और इन देशों को सुबॉर्डिनेट बना दिया गया था, अपने अंडर उनको बना दिया गया था, अपने अंडर उनको रखा गया था। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी पावर को बढ़ाया था। तो यहाँ पर हमने तीनों टॉपिक कंप्लीट किए बेटा। एक हमने जर्मनी यूनिफिकेशन किया, सेकंड इटली यूनिफिकेशन किया, और थर्ड क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अलग से क्वेश्चन आयरलैंड वाला भी आ जाता है, अलग से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के यूनिफिकेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इन दोनों को अच्छे से स्टडी करेंगे, अपनी NCERT को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।